नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर शेमल पटेल है। मैं जिप्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जो हम कहने वाले हैं नो योर साइकेट्रिस्ट। तो आज मेरे साथ है डॉक्टर रवि सोनी जो गुजरात के वन एंड ओनली जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट है। जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट यानी ओल्ड एज के साइकेट्रिस्ट। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और थोड़ा ओल्ड एज साइकेट्री के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। गुड थैंक मॉर्निंग यू सर। थैंक यू सैमल फॉर हैविंग मी। जी। सर थोड़ा आपके बारे में अगर बता पाएंगे। सो बेसिकली मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। एमबीबीएस किया, फिर एमडी साइकेट्री किया फ्रॉम अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद मैंने डीएम किया ओल्ड एज साइकेट्री में फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और मुझे डीएम किए हुए ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं, और गुजरात में अभी भी मैं एक ही क्वालिफाइड जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट हूँ। तो सर साइकेट्री क्या पहले से आपकी फर्स्ट चॉइस थी? ये साइकियाट्री पहले से फर्स्ट चॉइस थी। मैं जब एमबीबीएस में था तब से मेरा ये एक चॉइस वाला सब्जेक्ट था, और उसका एक रीज़न ये था क्योंकि जब एमबीबीएस में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मुझे साइकियाट्री में बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। उसके साथ साथ इंटर्नशिप में साइकियाट्री में इंटर्नशिप भी किया था उस टाइम पे। हमारे जो इंटर्नशिप हो रही थी तो डॉक्टर जीके वनकर थे, और रेसिडेंट्स वगैरह अच्छे मतलब लेक्चर्स जो लेते थे, तो बहुत मज़ा आता था कि साइकियाट्री के बारे में जाने। और उसके साथ साथ एक किस्सा ऐसा था कि मुझे साइकियाट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, हम जब बीजे मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है असारवा वाला, तो उसका जो कॉरिडोर था उसमें एक लड़की थी, आई डोंट नो द नेम, बट वो ऐसे ही घूमती रहती थी, कभी कभी गाने गाती थी, और वो कॉरिडोर में ही सोती थी, कभी बाहर चली जाती थी। सो वो हर रोज़ नोटिस होता था कि मतलब ये इंसान का बिहेवियर ऐसा क्यों है। सो वो क्वेश्चंस बहुत दिमाग में आते थे, और साइकियाट्री में इंटर्नशिप थी तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी हुई, तो वो जानने का और मज़ा आया, तो इसीलिए चॉइस से मैंने साइकियाट्री लिया था। और सर फिर साइकेट्री करने के बाद स्पेसिफिकली जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट लेने का कोई रीज़न? देखिए साइकियाट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आगे पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मैं आज से 10 साल 11 साल पहले की बात करता हूँ। तो और बड़े सिटी में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मेजर सिटी। सो जब मेरा एमडी ट्रेनिंग चल रहा था, जहाँ पे मैंने डीएम किया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो डिपार्टमेंट ऑफर्स अ 1 वीक वर्कशॉप फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। तो उसमें मैं गया था अहमदाबाद से। हमारे जो एचओडी थे डॉक्टर जीके वानकर, हम 5 या 6 रेसिडेंट्स को उन्होंने भेजा था, और उस वहाँ जाने के बाद वहाँ का सब कुछ ट्रेनिंग देखने के बाद जो जीरियाट्रिक साइकियाट्री के बारे में पढ़ाया गया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे पहले से ऐसा था कि इसके बाद भी कुछ पढ़ाई करना है। और ओल्ड एज साइकियाट्री, क्योंकि चाइल्ड साइकियाट्री का ऑलरेडी एक मोमेंटम चल रहा था, एवरीबडी वॉज डूइंग फेलोशिप इन चाइल्ड साइकियाट्री, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट ऐसा था कि मुझे वो नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। सो दैट्स वाई आई ज्वाइन जीरियाट्रिक साइकियाट्री डीएम। जी। साइकेट्री में काफ़ी लोग तो सब स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करते, बट जो करते हैं वो ज़्यादातर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में या डी एडिक्शन साइकेट्री जो दो यूजुअल चॉइसेस रहते हैं। बट आपने जीरियाट्रिक साइकेट्री की थी एंड लखनऊ में एचओडी जो थे वो, मैं भी सेम वर्कशॉप में जो सर बात कर रहे हैं उसी वर्कशॉप में गया था, तो उनकी जो बात करने का तरीका था वो बहुत यादगार था। सर ने हाँ, कहा था वो कि नवाबी शहर है हाँ, ना, लखनऊ वहाँ की का लहजा। नज़ाकत और हाँ, नफासत नफासत, के बारे में यस। बात करते थे। बट सो हाउ, मैं पूछूंगा कि जीरियाट्रिक साइकेट्री जनरल साइकेट्री से अलग कैसे है? देखिए जनरल साइकियाट्री में अगर आप बात करें तो यंग पेशेंट्स या यंग जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर वो फोकस रहता है कि सिम्टम्स क्या है और उसको मैनेज कैसे करना है। इधर यू गो फॉर थेरापी, और सीवियरिटी ज़्यादा है तो फॉर मेडिकेशन, बहुत ही सीवियर ज़्यादा है या वायलेंट है तो एडमिशन। सो ये 3 चीज़ों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट जीरियाट्रिक साइकियाट्री में क्या होता है कि जो ओल्ड एज वाले सीनियर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए पहले हमें ये फोकस करना पड़ता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके साथ कौन रह रहा है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, फिज़िकल हेल्थ कैसी है, उनका
खाना पीना, डाइट वगैरह क्या है। सो और उसके साथ साथ फिजिकल रिहेबिलिटेशन भी आता है। कोई भी पेशेंट अगर साइकियाट्री को इलनेस की वजह से अगर बेड रिडन है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो ओल्ड एज में कुछ भी होता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है, उनका फाइनेंसिस भी देखना पड़ता है, कौन उनकी केयर कर रहा है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, अकेले तो नहीं रह रहे हैं। अगर हम यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे तो वो ट्रीटमेंट वो एडमिनिस्टर कौन करेगा, दवाई वो खुद ले पा रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। प्लस ओल्ड एज में जो फिज़िकल हेल्थ है वो हमेशा वर्सनिंग रहती, मतलब धीरे धीरे खराबी होने वाली, बिकॉज इट इज़ ए एजिंग बॉडी। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, तो वो दवाइयों के साथ कुछ भी दवाई देना दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। और बहुत सारे एल्डरलीज चीज़ें थोड़ा बहुत भूलने भी लगते हैं, तो मेडिसिन्स का पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर मेडिसिन जाना, तो उसके लिए हमें सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो वो बहुत ही डिफरेंट है यंग साइकियाट्री से। एक वो जो जनरल फंडा शायद रहता है ट्रीटमेंट में कि जब भी जीरियाट्रिक साइक पॉपुलेशन की बात है तो स्टार्ट लो एंड गो स्लो, क्या वो ऑलमोस्ट सभी यस, पेशेंट्स के लिए ऑलवेज जो applicable? यंग पेशेंट में स्टार्टिंग डोज होता है मेडिकेशन ना, उससे भी आधा हमें यूज़ करना पड़ता है। उससे पहले तो ब्राउन बैग फिनोमिना आता है कि मतलब आप जितनी भी दवाई खा रहे हैं वो पूरी थैली में भर के लाइए, मैं देखता हूँ भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये सब बंद करो। जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, या तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या कोई भी मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ भी दवाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उतनी चालू रखो। बाकी क्योंकि आजकल ना हर कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, लोग खाना नहीं खाते, दवाइयाँ ज़्यादा खाते, तो वो बंद करने का काम है मेरा। तो सब कुछ मंगवाता हूँ, बंद करता हूँ, उसके बाद मैं अपना कुछ अलग से करता हूँ। जी, तो आई थिंक आपकी ज़्यादातर प्रैक्टिस तो डी प्रिस्क्राइबिंग में ही जाती यस होगी। यस, डी प्रिस्क्राइब, जो उसी से ज़्यादातर unnecessary- इम्प्रूव भी हो जी जाते हैं। जी जी बिल्कुल। एंड सर, और कोई ऐसे कॉमन मिथ्स जो आप स्पेसिफिकली अपनी जीरियाट्रिक साइकेट्री की प्रैक्टिस में एनकाउंटर करते हैं? ज़्यादातर जो एल्डरली लेडीज़ हैं और उनकी जो बहू है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो यंगर जनरेशन है ना, उनको ऐसा लगता है कि हमें परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें करें, तो वो एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। वो ऐसा हमेशा मतलब होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि एल्डरली फीमेल में डिमेंशिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो भूलने लगे हैं, उनको बिना वजह गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सप्लेन्ड है, कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं है फिर भी हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वो मतलब इनको ये चीज़ तो याद रह रही, ये क्यों भूल रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रहा है, तो ये चीज़ें समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि सर्टेन बिहेवियर्स आर नॉट इंटेंशनल, वो अनइंटेंशनल है, बीमारी की वजह से है, वो एक है। और दूसरा, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ लोग भूलने लगेंगे, दैट इज़ एन एक्सेप्टेड फिनोमिना, कि वो नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है। आज से 50 साल पहले जब अपना देश आज़ाद हुआ, ये 50 से भी ज़्यादा 75 होने वाला है मेरे ख्याल से, मैं भी भूलने लगा हूँ। सो जब अपना देश आज़ाद हुआ तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज़ ऑलमोस्ट 47 और 50 ईयर्स। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 74 टू 78। सो हम ज़्यादा जी रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी इंसान 55-60 साल का हुआ और उसका मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या बिहेवियरल सिम्टम्स डेवलप हुआ या डिमेंशिया भी हो गया, तो पता ही नहीं चलता था, या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि इनको बीमारी है। तो ऐसी एक कहावत बन गई थी कि मतलब सठिया गए हैं, मतलब 55-60 के होंगे तो वो गड़बड़ होने ही वाले। तो ऐसा एक्सपेक्टेड फिनोमिना था, वो अभी नहीं है, क्योंकि अब सब लोग 85-90 तक जी रहे हैं। तो जो ओल्ड एज की जो बीमारियां है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव इलनेसेस है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, फ्रंटोटेम्पोरल डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ के साथ जितनी भी बीमारियां होती है, तो जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं वो अब हो रही है सबको। उस टाइम पे भी होती थी पर लोग इतना जीते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था, पर अब हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो जो कंसेप्ट था कि मतलब उम्र बढ़ने के साथ दिमाग खराब होगा या याददाश्त की तकलीफ होने ही वाली है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमारी की वजह से, और उसकी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। दो बहुत अच्छा नहीं होता है, पर एटलीस्ट मैनेज करवाना बहुत ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर को उसका साइको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सर, एक खास यहाँ पे हम ऑडियंस को अगर बात कर पाए कि डिमेंशिया एक चीज़ हो गई एंड सूडो डिमेंशिया करके कुछ और एक चीज़ होती है,
तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में जब सूडो डिमेंशिया का प्रेजेंटेशन आता है तो फिर हम कैसे उन्हें डिफरेंशिएट कर पाएंगे? देखिए, डिमेंशिया जो है हम ज़्यादातर एक सिंड्रोमिक अप्रोच होता है डायग्नोसिस का, जी भूलने की बीमारी है या मति भ्रंश भी बोलते हैं, चित्त भ्रंश भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेमन टर्म्स में यूज़ होता है। तो डिमेंशिया का डायग्नोसिस बहुत इजीली नहीं बनता है, ठीक है। और अगर ओल्ड एज में डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन में नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अब लेमन टर्म हो गया, किसी भी इंसान को कोई भी बिहेवियरल सिम्टम्स है तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है, सो वो ऐसा नहीं होता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, अगर ओल्ड एज में किसी को लेट लाइफ डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उसके साथ साथ मेमोरी इश्यू होते हैं। तो जब ये मेमोरी इश्यू होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि फोकस, अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो वो क्या, उनका फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है, तो वो एक दो चीज़ों पे ध्यान रख पाते हैं, बाकी पे नहीं रख पाते, तो वो अपना काम भूलने लगते हैं। वो कुछ करने के लिए रूम में एंटर हुए, फिर याद ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ के लिए आया, फिर वापस चले जाएंगे, आधे घंटे बाद उनको याद आ जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे डिमेंशिया हो रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं। फिर हम जब एवेल्युएट करते हैं तब पता चलता है कि ये सीवियर एंग्जाइटी है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और या तो घर में ऐसा कुछ माहौल चल रहा है कि जिसकी वजह से बहुत परेशान है। तो उसमें ये डिमेंशिया के इनिशियल या तो ये कंसंट्रेशन फोकस वाले सिम्टम्स आते हैं, तो उसको सूडो डिमेंशिया कहा जाता है। और जो डिमेंशिया का मरीज़ है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे याद नहीं रहता है, वो वही बोलेगा जो सूडो डिमेंशिया का मरीज़ है। डिमेंशिया वालों को तो इंसाइट भी नहीं होता कि मैं भूलने लगा हूँ, वो तो उसके फैमिली मेम्बर्स बताएंगे कि आप भूलने लगे, ठीक है। तो वहीं पे डिफरेंशिएट हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, जैसे हमें रिसेंटली एटलीस्ट स्पेशली कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम ज़्यादा करने लगे हैं सारी फील्ड्स में, स्पेसिफिकली साइकेट्री में भी, तो उसका स्पेसिफिकली जीरियाट्रिक साइकेट्री में आपको कोई बेनिफिट दिख रहा है? यस, काफ़ी बेनिफिट है, बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि एल्डरलीज जो है वो मोबाइल उनको चलाना आता है कि नहीं आता। सो फॉर दैट ऑल्सो दे आर डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन। तो जीरियाट्रिक साइकियाट्री में अभी जो कंसेप्ट चल रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वगैरह की वजह से, टेली साइकियाट्री या टेली मेडिसिन आया कोविड के दौरान, से टेली साइकियाट्री आया कि आपको डॉक्टर के पास नहीं आना है, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल से कंसल्ट करें, फिर वो उसका जो भी पर्चा है वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी पूरा गाइडलाइन वगैरह इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। उसमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होती है, बट वो एक अच्छा सहारा है उनके लिए कि अगर मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ तो उनको 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैंने अगर उनको वापस बुलाया है तो वो कैसे आएंगे, वो हमेशा अपने बेटे पे डिपेंडेंट है। और अभी ऐसा है कि सब लोग जॉब में बिज़ी होते हैं, और घर में अगर बेटा है या बहू है तो दोनों जॉब करते हैं, तो उनको लेके आने वाला कोई नहीं होता है। सो उस जगह पे ये टेली साइकियाट्री का बहुत बड़ा रोल है कि वो बात कर ले, मैं समझ लूँ क्या अच्छा है, क्या तकलीफ़ है, दवाइयों में चेंज करना है, तो वो सारे सिस्टम सेट हो जाए, दवाइयों का पर्चा उनको मिल जाए, फिर अगले दिन या दूसरे दिन उसका बेटा आके या कोई भी आके दवाई ले जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट एटलीस्ट कंसल्टेशन कंटिन्यू, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं फिजिकली, उसकी वजह से फॉलोअप टूट जाता है और वो बीमार मतलब बाहर नहीं आ पाते, उनकी बीमारी और जटिल होने लगती है। तो वहाँ पे वो टेली साइकियाट्री बहुत हेल्प करता है कि रेगुलर फॉलोअप्स रहते हैं, दवाइयाँ भी उनको मिल जाती है और वो अच्छे वो बीमारी में से बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट टेक्नोलॉजी ने इसमें रोल किया है। जी जी, कंटिन्यूड केयर आई थिंक इसका एक एडवांटेज है टेली साइकियाट्री का। सर, और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को डायरेक्टली? मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि मतलब कोई भी इंसान ना अपने बच्चों पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है पर माँ बाप का ध्यान नहीं रखता है। सो अभी का माहौल ऐसा हो रहा है कि माँ बाप की लाइफ जो है ना वो एक्सटेंड हो रही है, वो ज़्यादा जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, हेल्थ एडवांसेस, मेडिकेशंस। तो अभी उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर एल्डरलीज क्या है, बड़े सिटी में अकेले रहते हैं, बच्चे मैरिज करके जॉब
के लिए या कोई और चीज़ की वजह से अलग रहने लगे हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, बहुत सारे तो एनआरआई हैं। सो उस टाइम पे जो अकेले रहते हैं माँ बाप, उनका केयर करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनको करना पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी है। और जितने भी एल्डरली है जो अभी भी घूम पा रहे हैं, उनका हाथ पाँव सब सही है, वो कोई किसी भी हिसाब का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है वो किसी के ऊपर, तो वो अपना ये सिस्टम जारी रखने के लिए फिज़िकली एंड मेंटली एक्टिव रहें। और जब भी किसी तरह की कोई भी बीमारी हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके कितने जल्दी बेड में से खड़े होके वो अपना काम शुरू कर देना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ उनकी तबीयत और ख़राब ही होती रहेगी। जी, आई थिंक ऑन दैट नोट हम लोग इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा पहला अटेम्प्ट था, हर एक साइकेट्रिस्ट जो जिप्स में जुड़े हुए हैं और पार्टनर्स हैं, उनके साथ बैठकर उनके बारे में थोड़ा जानना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। एंड हम आशा रखते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें तो वो भी हमें एक बार बताइए, तो हम उस हिसाब से आगे के पॉडकास्ट प्लान करेंगे। तो दिस इज़ डॉक्टर शेमल पटेल एंड माई गेस्ट डॉक्टर रवि सोनी, एंड थैंक यू। थैंक यू।